एक बार फिर से डाउट नट की लाइव क्लास में। तो बच्चों आज हम संबंध एवं फलन का 8वें नंबर का लेक्चर देखने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है फलनों का संयोजन। यह टॉपिक बच्चों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक का उपयोग आपको आगे चलकर ना केवल इस अध्याय में बल्कि अगले अध्याय में भी करना पड़ेगा। इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझिए और इस टॉपिक से पेपर में प्रश्न भी आते हैं और आसान प्रश्न होते हैं, टफ प्रश्न नहीं होते। तो इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, कंसेप्ट को अच्छे से सीखिएगा। जो क्वेश्चन मैं क्लासरूम में करवा रहा हूं उनको अच्छे से जानिएगा। ओके बच्चों, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। काफी बच्चों ने हमें ज्वाइन कर लिया है। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में बच्चों आपको लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है और जितने भी आपके साथी संबंधी हों जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो उनको जल्दी से इस लिंक को भेज दो, सो दैट वो भी जल्दी से ज्वाइन कर लें। जल्दी से जल्दी बच्चों सभी बच्चों को बुलाओ, आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी को यहां पे बुलाइए। गुड बेटा गुड। जो मैं होमवर्क आपको डेली कर दे रहा हूं वो आपको करना है, ठीक है। गुड गुड। तो जैसा कि मैं देख रहा हूं काफी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। जतिन, रवि, सुमित, अंशिका, मनोज, सोनू, नागार्म, आमिन, प्रेम प्रताप, अंकित, काफी बच्चों ने हमें ज्वाइन कर लिया है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यदि हम बात करें इस अध्याय की, तो अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं इस अध्याय में। देखो सबसे पहले हमने समुच्चय के बारे में जाना था। तो समुच्चय के बारे में वैसे तो आपने 11वीं क्लास में पढ़ लिया था, बट हमने यहाँ पर उसका रिवीजन किया था। इसके पश्चात बच्चों हमने संबंध के बारे में जाना कि संबंध क्या होता है, समुच्चय को कार्तीय गुणनफल हम कैसे करते हैं, संबंध का प्रांत, सहप्रांत और परिसर क्या होता है, संबंधों के प्रकार क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने यहाँ पर जाना था। इसके बाद बच्चों हमने फलन के बारे में जाना। यहाँ पर फलन का प्रांत, सहप्रांत, परिसर क्या होता है इसके बारे में हमने जाना। फलनों के कौन कौन से प्रकार होते हैं ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब आज की क्लास में बच्चों हम फलनों का संयोजन देखेंगे और उसके पश्चात हम किसी फलन का प्रतिलोम निकालना सीखेंगे। और फिर उसके बाद बच्चों एक टॉपिक और रह जाएगा आपका द्विआधारी संक्रियाएं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी हम आगे की क्लासेज में जानेंगे। बेटा मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को करवाऊंगा, बट लास्ट में करवाऊंगा, ठीक है। जब ये अध्याय समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज ही करवाऊंगा। ओके बेटा, ओके। गुड मॉर्निंग दिलीप, गुड मॉर्निंग वकील। ओके ठीक है। हाँ तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम सबसे पहले जानेंगे फलनों का संयोजन। उसके पश्चात हम लोग उन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे तैयार हैं फलनों का संयोजन पढ़ने के लिए? तैयार हैं? तैयार हैं, ठीक है। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बच्चों में क्विज के माध्यम से। तो जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था उसी पर रिलेटेड एक क्विज है, इसका मुझे आंसर दीजिए, उसके बाद हम आज की क्लास को आरंभ कर देंगे, ठीक है। तो ये रहा बच्चों आपके पास क्विज का क्वेश्चन। देखो आज काफी सारे क्विज हम करने वाले हैं, तो ये उन्हीं में से क्विज है कि एफ कोई फलन है जो एफ ऑफ एक्स बराबर 2x + 3 से परिभाषित है। तो आपको बताना है कि किस प्रकार का फलन है। बताइए बच्चों ये किस प्रकार का फलन है। एफ ऑफ एक्स बराबर 2x + 3 है, ये किस प्रकार का फलन है। बच्चों आपका समय होता है यहाँ पे समाप्त। तो काफी बच्चों ने बी ऑप्शन बताया है। अच्छा, बी ऑप्शन
और किसी बच्चे का कुछ और आंसर आया? ए ऑप्शन आंसर आया है। अच्छा, विकल्प ए सही है, किसी का बी, किसी का ए, किसी का बी, किसी का ए। तो चलो देखते हैं बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो बच्चों, हमारे पास क्या दिया गया, एक फलन दिया गया जो कि n से n में परिभाषित है, और एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, 2x + 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक टेबल। ये हमने एक टेबल बनाई, एक तरफ लिखेंगे हम एफ ऑफ एक्स, एक तरफ लिखेंगे x। ठीक है, तो यहां पर देखो जब मैंने x बराबर 1 रखा, क्यों? क्योंकि x कहां से लिया जा सकता है, बिलोंग्स टू n से, मतलब x का मान 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हो सकता है। तो जब मैंने x बराबर 1 रखा यहां पर, तो यहां पर क्या मिलेगा, 2 × 2, 3 और 2 5, 2 रखने पर 2 दूनी 4 और 3 7, 3 रखने पर क्या मिलेगा, 3 दूनी 6 और 3 9 मिलेगा, 4 रखने पर 11 मिलेगा, 5 रखने पर 13 मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हमारा एफ ऑफ एक्स मिलेगा। अब क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि ये फलन क्या है, एकेकी है। परंतु क्या ये आच्छादक है? क्या बच्चों ये फलन आच्छादक है? देखो, आच्छादक फलन होने के लिए फलन के परिसर को सहप्रांत के बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, बट यहां पर फलन का परिसर देखो क्या आ रहा है, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 17, 19, 21, 23, 25 विषम संख्याएं आ रही हैं, और वो भी 5 से आरंभ हो रही हैं। यहां पर सहप्रांत क्या है, पूरा n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो यहां पर बच्चों परिसर सहप्रांत के बराबर नहीं है, तो ये फलन आच्छादक नहीं हुआ, ये हुआ अंतःक्षेपी। क्या हो गया, ये फलन अंतःक्षेपी हो गया। तो कौन सा विकल्प सही है, ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। एकेकी है पर ये आच्छादक नहीं है। क्लियर? प्रत्येक बच्चों को समझ में आया? जिन लोगों ने बी ऑप्शन बताया था उनको समझ में आया कि बी ऑप्शन क्यों सही नहीं होगा? समझ में आ गया सही बच्चों को? नाकार्म समझ में आया आपको कि क्यों बी ऑप्शन इनकरेक्ट है? क्योंकि इस फलन का परिसर सहप्रांत के बराबर नहीं है। ओके, समझ में आ गया सही बच्चों को? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। अब हम चलते हैं बच्चों हमारे कुछ टॉपिक्स पर जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, उनका रिवीजन कर लेते हैं पहले। तो देखो, फलन हमने पढ़ा था कि समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब हो। मैंने बच्चों आपको बताया कि यदि हमारे पास कोई संबंध समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित हो तो वह एक फलन तभी कहलाएगा जब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, जब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब हो, तभी बच्चों वो फलन कहलाता है। उसके अलावा फलन की पहचान करने का मैंने एक दूसरा तरीका बताया था आपको ग्राफ के माध्यम से, कि यदि y अक्ष के समांतर खींची गई रेखा दिए गए व्यंजक के ग्राफ को एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है तो वह ग्राफ फलन का ग्राफ होता है। ठीक है, यदि दिए गए व्यंजक के ग्राफ को, कोई भी कुछ भी चीज आपको दे रखी हो, यदि उसके ग्राफ को y अक्ष के समांतर खींची गई रेखा एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है तो वह ग्राफ फलन का ग्राफ होता है। ओके बच्चों, क्लियर? तो आप ग्राफ की सहायता से भी ये पहचान कर सकते हो कि दिया गया फलन है या नहीं है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इसके पश्चात मैंने आपको पिछली क्लास में फलनों के प्रकार बताए थे, जिसमें सबसे पहले नंबर पर था एकेकी फलन। मैंने बच्चों आपको यहां पे बताया कि एक का एक के साथ ही कनेक्शन होना चाहिए। एक का एक के साथ कनेक्शन है तो वो एकेकी फलन होगा। उसके पश्चात मैंने आपको बहुएकेकी फलन के बारे में बताया, और बच्चों मैंने आपको बताया कि या तो फलन एकेकी होगा या फिर बहुएकेकी होगा, और मैंने इन दोनों के परीक्षण के लिए 3 आपको विधियां बताई हैं। पहली विधि क्या है? पहली विधि यह है कि हम लोग f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 मान लेंगे, और फिर यदि यहां से हमारे पास में x1 बराबर x2 आ जाए
तो फलन एक एक ही होगा, अन्यथा एक एक ही नहीं होगा। दूसरा तरीका बच्चों मैंने ये बताया कि यदि आप फलन का ग्राफ खींचें और एक्स अक्ष के समांतर खींची गई रेखा उस फलन के ग्राफ को ठीक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो बच्चों वह फलन एक ही फलन होता है, और यदि एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो वह बहु एक ही फलन होता है। ओके। और तीसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि यदि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो या एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो तो इस कंडीशन में फलन एक ही होगा, अन्यथा फलन बहु एक ही होगा। ठीक है, तो ये मैंने बच्चों आपको 3 विधियां बताई थी एक की और बहु एक की पहचान करने की। इसके बाद बच्चों मैंने आपको आच्छादक फलन और अंत्यक्षेपी फलन के बारे में बताया। मैंने आपको बताया कि यदि फलन का परिसर उसके सहप्रांत के बराबर हो तो फलन क्या कहलाता है, आच्छादक, और अंत्यक्षेपी जिसमें फलन का सहप्रांत और परिसर बराबर नहीं होते हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, आच्छादक और अंत्यक्षेपी की परिभाषा क्या है? आच्छादक की परिभाषा ये है कि समुच्चय बी के अंतर्गत प्रत्येक अवयव का समुच्चय ए के किसी ना किसी अवयव के साथ में कनेक्शन होना जरूरी है। यदि कनेक्शन है प्रत्येक अवयव का तब वो आच्छादक होगा, और यदि किसी एक भी अवयव का कनेक्शन नहीं है तो वह अंत्यक्षेपी होगा। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फलनों का संयोजन। तो पहले हम लोग समझते हैं कि फलनों का संयोजन होता क्या है। तो जैसा कि बच्चों आप लोग क्लास में पेपर देने जाते हो, जैसे कि आप लोगों ने 11th क्लास के पेपर दिए होंगे। ठीक है, तो मान लो आपने 11th के पेपर दिए। ओके, अब आपका 11th का वार्षिक परीक्षा चल रही है। ठीक है, तो मान लो एक तो समुच्चय आपकी क्लास के विद्यार्थियों का, ये तो आपकी क्लास के विद्यार्थियों का समुच्चय है। ये समुच्चय किसका समुच्चय है? विद्यार्थियों का समुच्चय। अब बच्चों आपके पेपर से पहले आपको कुछ रोल नंबर बताए जाते हैं। तो एक बी समुच्चय आपके रोल नंबर का समुच्चय। बी क्या है? बी आपके रोल नंबर का समुच्चय है। ठीक है। और बच्चों आपको पता है जब आपको कॉपी दी जाती है, आंसर शीट दी जाती है, तो उसके ऊपर एक फेक नंबर लिखा होता है, गलत नंबर लिखा होता है, जिसे जो आपका इन्विजिलेटर होता है वो अपनी एक सीट के ऊपर लिखता है ना। एक आपका आंसर सीट का नंबर लिखा होता है। ठीक है, तो यहां पर मान लो एक सी समुच्चय है, ये बता रहा है मुझे आंसर सीट नंबर, आंसर सीट नंबर। ओके, मान लो ये कोई मेरे पास में सी समुच्चय है। अब देखो एग्जाम में होता क्या है, एग्जाम में बच्चों आप बैठे होते हो, आपका रोल नंबर आपके पास होता है और आपको एक कॉपी दी जाती है, उसके ऊपर होता है आंसर सीट नंबर। अब जब आपको रिजल्ट आता है तो भाई डायरेक्टली आ जाता है ना। तो देखो आपने यहां पर थे और आपने पेपर किस रूप में दिया? आपने पेपर दिया इस रूप में, और किसी ऐसी टेक्निक के द्वारा ये नंबर जो है वो इस रोल नंबर से अटैच हो गया। तो इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं संयोजन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? संयोजन कहते हैं। कि भाई आप खुद एक विद्यार्थी थे, आपको कोई स्पेसिफिक नंबर रोल नंबर था और आपको आंसर शीट दी गई, उस पर एक रोल नंबर। अब आप क्लास पेपर रूम में बैठे हुए हो, आपके पास है आंसर शीट, आपने इसको भर दिया। अब आप देखते हो कि आपका जो रिजल्ट आता है वो रोल नंबर के हिसाब से आता है। ठीक है, तो देखो क्या किया हमने इन तीनों को एक दूसरे से रिलेट कर दिया। तो इसी को बोलते हैं बच्चों हम लोग संयोजन। क्या बोलते हैं? इसी को हम संयोजन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लो मेरे पास में एक बच्चा है राम, एक है श्याम, एक है मोहन, एक है राधा। ये 4 मेरी क्लासरूम के बच्चे। ठीक है, अब मान लो राम का रोल नंबर है 12,005, श्याम का रोल नंबर है 12,000, श्याम का रोल नंबर है 12,000
110, मोहन का नंबर है 11,980 और राधा का नंबर है 12,000। मान लो ये नंबर है, ठीक है, ये उनके रोल नंबर है। अब आंसर शीट के ऊपर कुछ ऐसे लिखा हुआ है 1 5 4 3 2 1, 1 6 4 4 2 4, 1 3 2 3 2 1, 1 4 4 1 4 1, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। अब मान लो कि राम का रोल नंबर है 12,110, श्याम का रोल नंबर है 11,980, मोहन का रोल नंबर है 12,005, राधा का नंबर है 12,000, ठीक है। और अब ऐसा सोचो कि 12,110 रोल नंबर वाले ने 1,32,321 आंसर शीट वाली कॉपी भरी, इसने भरी ये वाली, इसने भरी ये वाली और इसने भरी ये वाली, ठीक है। इस तरीके से आंसर शीट भरी गई। अब जब आपका रिजल्ट आता है तो आपका रिजल्ट देखो, इससे आपके नाम से ये लिंकअप हो जाता है, राइट। अब कैसे हुआ ये लिंकअप? तो देखो बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं संयोजन। यहां पर देखो, ये कोई फलन था, ये कोई फलन था, ये दो कोई फलन थे, ठीक है। एक फलन तो यहां से यहां में परिभाषित था और एक फलन यहां से यहां में परिभाषित था। हमने क्या किया, हमने एक ऐसा संयोजन निकाला कि हमने यहां से यहां में ही एक डायरेक्ट फलन को परिभाषित कर दिया, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है बच्चों संयोजन, और इसी के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो समझ में आया संयोजन क्या होता है? संयोजन होता है दो भिन्न भिन्न फलनों को जोड़ देना, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट कर देना, उसे हम लोग बोलते हैं संयोजन। समझ में आया बच्चों संयोजन क्या होता है? हाँ बेटा, मैं गणितीय परिभाषा भी लिखने वाला हूं, समझ में आ गया? अभी उतना नहीं आया, चलो एग्जाम्पल द्वारा आएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, मान लो मेरे पास कोई फलन है f जो कि a से b में परिभाषित है। एक फलन तो ये है, एक दूसरा फलन बच्चों g है जो कि मेरे पास b से c में परिभाषित है, ठीक है, ओके। अब मुझे इनका क्या निकालना है? इनका संयोजन करना है। तो देखो संयोजन क्या होता है। अब बच्चों संयोजन एफ ओ जी भी हो सकता है, जिसे हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखते हैं, इस तरीके से भी हम इनको संयोजित कर सकते हैं। और जी ओ एफ भी हो सकता है, हम इनको ऐसे भी संयोजित कर सकते हैं, जिसे हम लोग जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, ठीक है। तो आपका संयोजन ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि होते क्या है, ठीक है। तो एफ ओ जी का मतलब क्या होता है? एफ ऑफ जी का मतलब होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। जैसे कि मान लो ये मेरे पास कोई समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, और ये मान लो बच्चों कोई समुच्चय सी है, ठीक है। अब देखो, समुच्चय ए से समुच्चय बी में हमारे पास में कोई फलन एफ है, ओके, और बी से सी में हमारे पास कोई फलन जी है, ओके बच्चों। अब एक फलन ए से सी में इस प्रकार परिभाषित होगा, किस प्रकार परिभाषित होगा बच्चों? इस प्रकार परिभाषित होगा कि जी ओ एफ सच दैट ए टू सी, ठीक है। तो ये होता है फलनों का संयोजन, ओके। ये होता है बच्चों आपके फलनों का संयोजन। देखो हमारे पास कोई एक फलन है जो कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित है, और एक दूसरा फलन है जी जो कि बी से सी में परिभाषित है। तो एक फलन ऐसा होगा जो कि समुच्चय ए से सी में परिभाषित होगा, जिसे हम जी ओ एफ बोलते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कहते हैं, ठीक है। तो यही होता है बच्चों आपके फलनों का संयोजन, ओके। हमारे पास देखो तीन अलग अलग समुच्चय थे। पहला फलन था ए से बी में, दूसरा फलन था बी से सी में। मुझे ए और सी में कनेक्शन करना था, तो इसके लिए मैंने एक नए फलन को परिभाषित किया
जिसे मैंने GOF नाम दिया। ओके बच्चों, मुझे A से C में संबंध करना था, तो इसके लिए मैंने एक नए फलन को परिभाषित किया और वो है मेरा GOF। ओके, अब कुछ बच्चों के मन में यहाँ पे डाउट आ रहा होगा कि सर आपने GOF क्यों लिखा, FOG क्यों नहीं लिखा? तो उसके बारे में मैं बच्चों आपको बता देता हूं। देखो, FOG का मतलब क्या है? FOG का मतलब है F ऑफ G ऑफ X, ठीक है। और GOF का मतलब क्या है? GOF का मतलब है G ऑफ F ऑफ X, ये मतलब है, ठीक है। अब मान लो मेरे पास कोई फलन है जो कि A से B में परिभाषित है, F, एक दूसरा फलन G है जो कि C से D में परिभाषित है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखो कि जब मैं बात कर रहा हूं FOG की, तो यहां पर अंदर क्या है? G ऑफ X, ठीक है। अब G ऑफ X क्या देगा बच्चों? हमें सहप्रांत देगा, ठीक है। तो यहां पर जो G का सहप्रांत है, G का सहप्रांत जो होगा वो बराबर होगा F के प्रांत के, ठीक है। तो यदि बच्चों आपका FOG परिभाषित है, यहां पे लिखेंगे FOG परिभाषित होने के लिए, FOG परिभाषित होने के लिए G का सहप्रांत बराबर होना चाहिए F के प्रांत के, ठीक है। अच्छा, और यदि बच्चों हम बात करें GOF की, तो GOF परिभाषित होगा यदि, अब देखो यहां पर F ऑफ X का जो सहप्रांत है, F का सहप्रांत जो है वो G के प्रांत के बराबर होना चाहिए, G के प्रांत के बराबर होना चाहिए। यदि F का सहप्रांत बराबर होगा G के प्रांत के। ओके, अब यहां पर काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर FOG में G का सहप्रांत F के प्रांत के बराबर होगा या फिर G का प्रांत F के सहप्रांत के बराबर होगा। तो बच्चों मैं आपको एक स्मार्ट तरीका बताता हूं। देखो, जो लास्ट में आए ना, जो लास्ट में आए उसका ले लो लास्ट वाला भाग, ठीक है, उसका ले लो लास्ट वाला भाग, और जो पहले आए उसका ले लो पहला वाला भाग। देखो, F क्या है हमारे पास? F A से B में परिभाषित है और G C से D में परिभाषित है। थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो गया था, कैमरे का थोड़ा इश्यू हो गया था। क्लास चल गई, अब आ गया, ठीक है। तो कहां तक बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया? आप लोगों ने कहां तक देख लिया था? ये चीज समझ में आई आपको? देखो मैं टिक कर रहा हूं, ये चीज समझ में आई? ये चीज बच्चों आपको समझ में आई? ये वाली चीज समझ में आई? GOF परिभाषित होगा, ये समझ में आया आपको बच्चों? अब आवाज आ रही है? चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको, फिर से समझा देता हूं, ठीक है। तो देखो बच्चों, मैंने आपको बताया कि यदि FOG परिभाषित है तो इसके लिए G का सहप्रांत F के प्रांत के बराबर होना चाहिए, और यदि GOF परिभाषित है तो F का सहप्रांत G के प्रांत के बराबर होना चाहिए, ठीक है, तभी बच्चों आपका परिभाषित होगा। ठीक है बच्चों? ठीक है। हाँ, अब देखो बच्चों, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं ट्रिक इसको याद करने की, क्योंकि बच्चों को यहां पर कंफ्यूज होता है कि सर किसका प्रांत किसके सहप्रांत के बराबर है, ये हमें याद नहीं होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक ये है कि यदि आपको देखना हो FOG के लिए, तो सबसे पहले कौन आया? F। अब F का सबसे पहला समुच्चय लिख दो। F का सबसे पहला समुच्चय क्या है? A, तो A लिख दिया, ठीक है। बाद में कौन आया? G,
तो जी का बाद वाला समुच्चय लिख दो। बाद वाला समुच्चय क्या है? डी। तो ए बराबर होना चाहिए डी के, अर्थात एफओजी परिभाषित होने के लिए एफ के प्रांत को जी के सहप्रांत के बराबर होना पड़ेगा। देखो ये चीज मैंने यहां पे लिखी थी, ठीक है। जीओ एफ की बात करें तो पहले कौन आया? जी। तो जी का पहला समुच्चय क्या है? सी समुच्चय है। बाद में कौन आया? एफ। एफ का बाद वाला समुच्चय क्या है? बी है। तो सी बराबर होना चाहिए बी के, अर्थात जी का प्रांत एफ के सहप्रांत के बराबर होना चाहिए। देखो यहां पर भी ये लिखा हुआ है, जी का प्रांत एफ के सहप्रांत के बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप याद कर सकते हो कि कब एफओजी परिभाषित होगा और कब जीओएफ परिभाषित होगा, ठीक है। तो अब बच्चों मैं आपको तीर आरेख द्वारा इनको समझाने जा रहा हूं। तो मान लो ये कोई समुच्चय ए है, ये कोई समुच्चय बी है और ये कोई समुच्चय सी है, ठीक है। एक फलन है जो कि समुच्चय ए से बी में परिभाषित है, एक दूसरा फलन है जो कि समुच्चय बी से सी में परिभाषित है जिसका नाम जी है, ठीक है। अब बच्चों इनका यदि हम संयोजन करें, जैसे कि मान लो यहां पर मेरे पास में ए बी सी डी है, यहां पर मेरे पास 1 2 3 4 है, यहां पर मेरे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ है, ठीक है। अब मान लो ए 1 के साथ है, बी 2 के साथ, सी 3 के साथ, डी 4 के साथ है, एक फर्स्ट के साथ है, बी सेकंड के साथ है, सी 3 थर्ड के साथ है, 4 फोर्थ के साथ है, इस प्रकार से, ठीक है। अब मुझे इन दोनों का संयोजन करना है तो वो क्या होगा? क्या होगा? देखो एफ ओ जी होगा या फिर जी ओ एफ होगा, ये आप मुझे बताइए, ठीक है। तो देखो यदि एफ ओ जी परिभाषित है तो इसके लिए एफ का प्रांत जी के सहप्रांत के बराबर होना चाहिए, अर्थात इसके लिए ए बराबर होना चाहिए किसके? ए किसके बराबर होना चाहिए? जी के सहप्रांत के। एफ किसके बराबर होना चाहिए? देखो एफ का प्रांत जी के सहप्रांत के बराबर होना चाहिए, मतलब ए डी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यदि मेरे पास में एफ कोई फलन है जो कि ए से बी में परिभाषित है और जी एक फलन है जो कि बी से सी में परिभाषित है, तो यहां पर यदि बच्चों एफ ओ जी परिभाषित होगा तो उसके लिए ए बराबर सी होना जरूरी है, ठीक है। तो एफ ओ जी तभी परिभाषित होगा जब ए बराबर हो सी के। ठीक है। तो यहां पर देखो मैं आपको तीर आरेख द्वारा समझा रहा था। वेट बच्चों, तो मान लो ये आपके पास कोई समुच्चय है, ये कोई समुच्चय और ये कोई समुच्चय है, ठीक है। ये ए समुच्चय है, ये बी समुच्चय है, ये सी समुच्चय है। यहां से यहां में एफ परिभाषित है, यहां से यहां में जी परिभाषित है, ठीक है। तो एफ कहां से कहां में परिभाषित है? ए से बी में, और जी कहां से कहां में परिभाषित है? बी से सी में। तो यहां पर देखो आप कि बी का सहप्रांत एफ के प्रांत के बराबर है, तो जी का पहला वाला भाग बराबर है तो पहले जी आएगा, एफ का दूसरा वाला भाग बराबर है तो बाद में एफ आएगा। तो जी ओ एफ कहां से कहां में परिभाषित हो जाएगा? ए से सी में परिभाषित हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यदि बच्चों हम बात करें कि जी सच दैट है बी से सी में और एफ सच दैट है ए से बी में, ठीक है, और मुझे एफ ओ जी परिभाषित चाहिए, तो इसके लिए एफ के प्रांत को जी के सहप्रांत के बराबर होना पड़ेगा। तो ये तब परिभाषित होगा जब ए बराबर होगा सी के, ठीक है।
तो ये होता है बच्चों आपका फलनों का संयोजन। ओके, समझ में आया बच्चों आपको फलनों का संयोजन? इसको बच्चों में एक उदाहरण द्वारा समझते हैं, ठीक है? तो मैं आपके लिए एक उदाहरण लिख रहा हूं, उसके द्वारा हम इसको समझते हैं। तो चलो मैं यहीं पे एक उदाहरण लिख लेता हूं, ठीक है? हाँ, तो मान लो बच्चों मैंने एफ ऑफ एक्स बराबर लिया है एक्स स्क्वायर, ठीक है? और एफ जो है ना वो आपका समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित है। ओके, अब एक मैंने जी ऑफ एक्स लिया है, ये बराबर है आपके tan x के, ठीक है? और जी जो है वो आपका बी से सी में परिभाषित है, ठीक है? तो यहां पर आप एफ ओ जी निकालोगे, जी ओ एफ निकालोगे, यहां पर लिख लेगा जी ओ एफ, ठीक है? तो जी ओ एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ये बराबर होता है बच्चों आपके जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के, ठीक है? अब आपको इसका मान ज्ञात करना है ना, तो जैसे बच्चों आपने 11वीं क्लास में एफ ऑफ एक, एफ ऑफ दो के मान निकाले थे, सेम इसका मान भी निकल जाएगा। कैसे? देखो यहां पर एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रख दो? एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया जी ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जी ऑफ एक्स है आपका, उसमें एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर रख दो, तो ये हो जाएगा tan एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो ये आपके पास जी ओ एफ ऑफ एक्स आ गया। ओके, तो इस प्रकार से बच्चों हम फलनों का संयोजन करते हैं। ओके, अब जैसे मान लो मैं आपसे ये कहूं कि जी ऑफ एक्स बराबर है 2x के और एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर के, और जी जो है वो आपका ए से बी में परिभाषित है और एफ जो है वो बी से सी में परिभाषित है। तो यहां पर देखो फलन का प्रांत, एफ का प्रांत जी के सहप्रांत के बराबर है, तो यहां पर होगा आपका जी ओ एफ परिभाषित। तो जी ओ एफ क्या हो जाएगा? सॉरी एफ ओ जी क्या हो जाएगा? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब यहां पर हो जाएगा ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की जगह 2x आ गया, ये हो जाएगा अब 2x का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 4x स्क्वायर, ठीक है? तो इस प्रकार से बच्चों हम फलनों का संयोजन करते हैं। ओके, अब बच्चों हम लोग चलते हैं आज की दूसरी क्विज पर। तो ये रही आपके सामने आज की दूसरी क्विज। मान लीजिए एफ कोई फलन है जो कि आर से आर में परिभाषित है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स टू द पावर 4 है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही है। सही विकल्प के बारे में बच्चों मुझे बताइए। समझ में आ रहा है ना सही बच्चों को? देखो बच्चों आप लोग जब उदाहरण करोगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों आपका समय हो चुका है यहां पर समाप्त। अब देखो एक्स ऑफ एक्स बराबर क्या है? एक्स की घात 4। आपको यह बताना है कि यह फलन कैसा है, ठीक है? एक की है, आच्छादक है, एक की है या नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है? तो देखो एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स की घात 4। बच्चों यदि आप यहां पर x बराबर -1 रखोगे तो f ऑफ -1 बराबर भी 1 आएगा, और यदि आप x बराबर 1 रखोगे तब भी बच्चों आपको f ऑफ 1 ही मिलेगा। तो x के दो अलग अलग मानों पर हमारे पास एक ही मान प्राप्त हो रहा है, मतलब इन दो का एक के साथ ही संबंध है। तो ये एक ही नहीं है, एक ही नहीं है। उसके अलावा बच्चों यदि आप इसका परिसर निकालोगे तो देखो f ऑफ x बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इस पूरे की घात 2। अब बच्चों हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर क्या होता है? 0 से लेकर के अनंत के बीच होता है, धनात्मक संख्या होती है। अब धनात्मक संख्या का यदि आप वर्ग करोगे तो वो भी धनात्मक ही आएगा, मतलब इसका परिसर 0 से अनंत तक होगा, ठीक है? अब यहां पर क्या दे रखा है? सहप्रांत पूरा r, तो यहां पर ऋणात्मक संख्या है तो आ ही नहीं सकती ना, तो इसका मतलब ये आच्छादक भी नहीं है।
तो एक की भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। किसी भी संख्या की 4 घात ऋणात्मक नहीं होती, ठीक है, तो आच्छादक भी नहीं है। तो f न तो एक है न आच्छादक है। अच्छा बच्चों, यहां से आपने एक चीज नोटिस करी कि यदि हम बात करें f(x) बराबर एक्स स्क्वायर की, तो यह भी न तो एक ही होता है न आच्छादक होता है। आर से आर में ये ना तो एक ही होता है ना आच्छादक होता है, ठीक है। इसी प्रकार x की घात 4 भी ना एक ही होता है ना आच्छादक होता है आर से आर में। तो इसका मतलब बच्चों हम यहाँ पे एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जितने भी समफलन होते हैं वो आर से आर में न तो एक ही होते हैं न ही आच्छादक होते हैं, ठीक है। जितने भी समफलन होते हैं वो आर से आर में न तो एक ही होते हैं ना आच्छादक होते हैं। परंतु बच्चों इसका उल्टा सही नहीं है, ठीक है। यदि आप ये बोलने लग जाओ कि भाई कोई भी फलन जो एक ही नहीं है और आच्छादक नहीं है वो समफलन होगा, तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत होगा। ओके बच्चों, तो आपको केवल इतना सा याद रखना है कि प्रत्येक समफलन न तो एक ही होता है न आच्छादक होता है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में। ओके बच्चों, ओके, सबका करेक्ट है, ओके, ठीक है। अब बच्चों हम लोग उदाहरण करते हैं संयोजन के, ठीक है। तो यहां पर देखो एक फलन दिया गया है 2 3 4 5 जो कि 3 4 5 9 तक परिभाषित है। इसी तरीके से एक फलन ये दिया गया है, ठीक है। अब दो फलन इस प्रकार हैं कि f(2) बराबर 3, f(3) बराबर 4, इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको GOF ज्ञात करना। अब कैसे ज्ञात करें, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले तो बनाए बच्चों मैंने 3 समुच्चय। पहला समुच्चय है 2 3 4 5 का, यहां पर मेरे पास है 3 4 5 9। अब यहां पर 3 4 5 9 आ गए, यहां है 7 11 और 15, ठीक है। ये मेरे पास समुच्चय ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, ठीक है। अब ए से बी में एक फलन f है और बी से सी में एक फलन g है, ठीक है। तो f कहां से कहां में परिभाषित हो रहा है, ए से बी में, और g कहां से कहां में परिभाषित हो रहा है, बी से सी में। तो यहां पर देखो g का जो प्रांत है वो f के सहप्रांत के बराबर है, तो इसका मतलब हमारे पास परिभाषित होगा GOF, ठीक है, GOF। और कहां से कहां में परिभाषित होगा, ये होगा आपके a से c में परिभाषित, ठीक है। अब होगा क्या वो समझो, ठीक है। तो पहले देखो बच्चों f(2) बराबर रखने पर मुझे क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। f(2) पर मुझे मिल रहा है 3, तो 2 का कनेक्शन किसके साथ है, 3 के साथ है। 3 रखने पर 4 मिल रहा है, 3 का कनेक्शन 4 के साथ है। 4 और 5 रखने पर 5 मिल रहे हैं, 4 रखने पर भी 5 मिल रहा है, 5 रखने पर भी मुझे 5 मिल रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं जी पर। तो 3 रखने पर 7 मिल रहा है, 4 रखने पर भी 7 मिल रहा है, 5 रखने पर 11 मिल रहा है और 9 रखने पर भी 11 मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास कनेक्शन हो गए। अब GOF देखते हैं, GOF क्या होगा, ठीक है। तो GOF की अब हम बात करते हैं। GOF ये बच्चों कहां से कहां में परिभाषित होगा, समुच्चय ए से समुच्चय सी में परिभाषित होगा। अर्थात GOF का जो प्रांत होगा वो तो समुच्चय ए होगा और सहप्रांत जो होगा वो समुच्चय सी होगा, ठीक है। अच्छा, अब प्रांत ए के अंदर कौन कौन से अवयव है, ए के अंदर बच्चों हमारे पास अवयव है 2 3 4 5, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब मुझे GOF(2) निकालना है, एक मुझे GOF(3) निकालना है, एक मुझे GOF(4) निकालना है, एक मुझे GOF(5) निकालना है। ये बच्चों मुझे मान चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास GOF आ जाएगा, ठीक है। अब देखो GOF(2) क्या होगा, ये हो जाएगा GOF(2) के बराबर, इसके बराबर हो जाएगा। अब f(2) का मान देखो क्या है, f(2) का मान है 3 के बराबर, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, G(3). अब G(3) किसके बराबर है, देखो जल्दी से, G(3) किसके बराबर है, G(3) बराबर है 7 के, ठीक है। तो ये बराबर हो गया 7 के। इसका मतलब 2 का कनेक्शन किसके साथ है, 7 के साथ, ठीक है। तो अब मैंने देखो यहां पर बनाया समुच्चय ए, यहां पर बनाया समुच्चय सी। ए में क्या क्या है, 2 3 4 और 5,
और सी में क्या है मेरे पास, सी में है मेरे पास 7, 11, 15, 7, 11 और 15। ओके, अब पहले 2 का कनेक्शन किसके साथ आया, 7 के साथ। ऐसे बच्चों 3 का कनेक्शन निकालेंगे। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 3। अब देखो एफ ऑफ 3 का मान कितना था, एफ ऑफ 3 का मान था हमारे पास 4, तो यहां पर हो जाएगा ये 4, जी ऑफ 4। ठीक है, जी ऑफ 4 हो जाएगा बच्चों मेरे पास ये। अब जी ऑफ 4 का मान देखो क्या था, जी ऑफ 4 का मान भी मेरे पास 7 था, तो इसका मतलब ये भी मेरे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग जी ऑफ एफ ऑफ 4 निकालेंगे। अब एफ ऑफ 4 देखो क्या था, एफ ऑफ 4 था बच्चों हमारे पास में 5, तो ये मेरे पास हो गया जी ऑफ 5 के बराबर। अब जी ऑफ 5 किसके बराबर था, जी ऑफ 5 बराबर था 11 के, तो यहां पर ये मेरे पास आ जाएगा बराबर में 11। ओके, ऐसे बच्चों हम निकालेंगे जी ऑफ एफ ऑफ 5। अब एफ ऑफ 5 बराबर भी क्या था बच्चों, एफ ऑफ 5 बराबर, एफ ऑफ 5 बराबर हमारे पास 5 था। ठीक है, तो यहां पर हो गया 5 और जी ऑफ 5 भी 11 के बराबर था। इसका मतलब 3 का कनेक्शन है 7 के साथ। ओके, 2 का कनेक्शन, गलत लिख दिया हमने, 3 का नहीं 2 का कनेक्शन। ठीक है, ठीक है, तुम्हारे पास देखो क्या आया, हमारे पास 2 3 4 5 था ना, यहाँ पे 2 3 4 5, 2 3 4 और 5, इनका कनेक्शन किसके साथ आया, इनका कनेक्शन आया बच्चों हमारे पास में, 2 का कनेक्शन किसके साथ आया, 7 के साथ, तो 2 का कनेक्शन हो गया 7 के साथ, 3 का कनेक्शन भी 7 के साथ आया, 4 का कनेक्शन किसके साथ आया हमारे पास, 4 का कनेक्शन आया हमारे पास 11 के पास, तो 7 11 15 थे ना यहाँ पे। 4 का कनेक्शन 11 के साथ आया, 5 का कनेक्शन भी 11 के साथ आया, तो ये हमारे पास हो गया GOF। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आप फलनों का संयोजन करते हैं। ओके, थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है बच्चों, और कुछ नहीं है। उदाहरण समझ में नहीं आया, चलो बेटा फिर से समझाता हूं, फिर से ध्यान से समझना। देखो बच्चों, हमें एफ एक फलन दिया गया है जिसका प्रांत है 2 3 4 5 और सह प्रांत है 3 4 5 9। ऐसे एक दूसरा फलन दिया गया जी जिसका प्रांत है 3 4 5 9 और सह प्रांत है 7 11 15। अब ये फलन इस प्रकार है कि ये हमें कुछ मान दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें GOF ज्ञात करना है। तो बच्चों एफ हमारा समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित है, जी हमारा बी से सी में परिभाषित है। अब यहां पर देखो जी का प्रांत एफ के सह प्रांत के बराबर है, तो GOF परिभाषित होगा, और वो कहां से कहां परिभाषित होगा, समुच्चय ए से समुच्चय सी में परिभाषित होगा। ओके, अब GOF समुच्चय ए से समुच्चय सी में परिभाषित है, इसका मतलब GOF का प्रांत क्या है, समुच्चय ए, सह प्रांत क्या है, समुच्चय सी। ठीक है, अब प्रांत में अवयव कौन कौन से हैं, प्रांत में अवयव हैं 2 3 4 और 5। तो इसके लिए फिर बच्चों मैंने निकाला सबसे पहले जी ऑफ एफ ऑफ 2 का मान, जी ऑफ एफ ऑफ 3 का मान, जी ऑफ एफ ऑफ 4 का मान और जी ऑफ एफ ऑफ 5 का मान। ठीक है, अब देखो एफ ऑफ 2 का मान कितना था, एफ ऑफ 2 का मान था बच्चों हमारे पास में 3। ठीक है, एफ ऑफ 2 का मान कितना था, 3 था। एफ ऑफ 3 का मान 4 था, 4 का मान 5 था, 5 का मान 5 था। ठीक है, तो एफ ऑफ 2 का मान था 3, तो ये हो गया जी ऑफ 3। एफ ऑफ 3 का मान था 4, तो ये हो गया जी ऑफ 4।
ये हो गया आपके पास g ऑफ 5, ये हो गया g ऑफ 5। अब g ऑफ 3 का मान कितना आया था? g ऑफ 3 का मान बच्चों हमें दिया गया था 7। g ऑफ 4 का मान भी 7 दिया हुआ था। g ऑफ 5 और g ऑफ 9 के मान मुझे 11 दे रखे थे। ठीक है, तो ये हो गया 7, ये हो गया 7, ये हो गया मेरे पास में 11, ये भी मेरे पास 11 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब 2 का कनेक्शन किसके साथ है? 7 के साथ। 3 का कनेक्शन 7 के साथ, 4 का कनेक्शन 11 के साथ, 5 का कनेक्शन 11 के साथ। तो यही मैंने आपको यहाँ पर तीर आरेख द्वारा समझा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग GOF ज्ञात करते हैं। चलो एक और उदाहरण देखते हैं। यह आपके पास में एक उदाहरण और है। ठीक है, यहां पर देखो बच्चों, f एक फलन है जो कि 1, 3, 4 में परिभाषित है, से 1, 2, 5 में परिभाषित है। g एक दूसरा फलन है जो कि 1, 2, 5 से 1, 3 में परिभाषित है। तो यहां पर देखो, यदि मैं इसको समुच्चय a, इसे समुच्चय b मान लूं, इसे समुच्चय b, इसे समुच्चय c मान लूं, तो f क्या हो गया हमारे पास? a से b में। g क्या हो गया? b से c में। अब यहां पर फिर से देखो, g का प्रांत f के सहप्रांत के बराबर है, तो GOF परिभाषित होगा कहां से कहां में? a से c में परिभाषित होगा। ठीक है, तीर आरेख बनाते हैं अब। चलो, ये समुच्चय a है, ये समुच्चय b है, ये समुच्चय c है। यहां पर है 1, 3, 4, यहां पर है 1, 2, 5 और यहां पर है 1 और 3। ठीक है, अब f क्या दिया हुआ मैं? 1, 2, 3, 5, 4, 1, मतलब 1 का 2 के साथ है, 3 का 5 के साथ है और 4 का संबंध 1 के साथ है। ठीक है, और g क्या दिया गया? 1, 3, 2, 3, 5, 1, 1 का 3 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, 5 का 1 के साथ है। तो ये हमें g दे रखा है। ठीक है, ये f है, ये हमें g है। निकालना क्या है बच्चों? हमें GOF। ठीक है, तो GOF का प्रांत क्या होगा? a होगा। अब देखो, GOF जिसका प्रांत है a, सह प्रांत है c, अर्थात GOF कहां से कहां में होगा? देखो, समुच्चय a क्या है आपका? समुच्चय a है बच्चों आपका 1, 3, 4, ये आपका समुच्चय a, 1, 3 और 4। और समुच्चय c क्या है आपका? समुच्चय c है आपका 1 और 3। तो ये हो गया 1 और 3। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले चाहिए GOF ऑफ 1 का मान, तो ये हो जाएगा G ऑफ F ऑफ 1 के। ठीक है, अब F ऑफ 1 का मान देखो क्या है? 1 का किसके साथ कनेक्शन है? 2 के साथ। तो यहां पर ये हो जाएगा मेरे पास G ऑफ 2 के बराबर। और G ऑफ 2 किसके बराबर है? देखो, G ऑफ 2 किसके बराबर है? 3 के। तो ये बराबर हो जाएगा मेरे पास 3 के। ठीक है, मतलब 1 का 3 के साथ कनेक्शन है, तो 1 का कनेक्शन हो गया 3 के साथ। ऐसे ही हम GOF ऑफ 3 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा G ऑफ F ऑफ 3 के बराबर। अब F ऑफ 3 का मान देखो कितना है? F ऑफ 3 का मान है 5 के बराबर, तो ये हो जाएगा मेरे पास G ऑफ 5 के बराबर। अब देखो, 5 का कनेक्शन G में किसके साथ है? 1 के साथ, तो यहां मेरे पास आ जाएगा 1। ठीक है, मतलब 3 का कनेक्शन 1 के साथ है, तो 3 का कनेक्शन हो गया 1 के साथ। ठीक है, अब निकालेंगे GOF ऑफ 4, तो ये बराबर हो जाएगा G ऑफ F ऑफ 4 के। अब F ऑफ 4 का मान देखो क्या है? 4 का कनेक्शन किसके साथ है? F में 1 के साथ है। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा G ऑफ 1 के बराबर, और 1 का कनेक्शन किसके साथ है? 3 के साथ है। ठीक है, 1 का कनेक्शन 3 के साथ है। तो इसका मतलब बच्चों हमारे पास ये निष्कर्ष निकला लास्ट में कि 4 का संबंध 3 के साथ है, तो 4 का हो गया कनेक्शन 3 के साथ। तो ये आपके पास GOF आ गया। ठीक है, तो GOF आप क्या लिख सकते हो? GOF आप लिख सकते हो 1 का कनेक्शन है 1 का कनेक्शन है 3 के साथ, 1,3, 3 का कनेक्शन है 1 के साथ और 4 का कनेक्शन है 3 के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप FOG और GOF ज्ञात करते हो। ओके बच्चों, ओके, क्लियर बच्चों? अब बच्चों, आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करने जा रहे हैं।
बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने फलनों का संयोजन देखा और उस पर आधारित कुछ प्रश्न डिस्कस किए। अब ये बच्चों आपका होमवर्क है, इस होमवर्क को आप लिख लीजिए, आपको ये करना है, ओके। अब बच्चों अगली क्लास में भी हम लोग फलनों का संयोजन ही देखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आज की क्लास में आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, कोई नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में पूरी ट्राई करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ओके बच्चों।